Hello friends, welcome to A1IS. Today we will start our ongoing prelims special series. हमने लास्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज और उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगेन आई एम सेइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक आइडिया देता है कि कैसा क्वेश्चन पैटर्न चल रहा है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, और वो जब वो क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। एंड थ्रू दिस वीडियो एक रिवीजन मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं और साथ में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। तो जैसे हमने प्रीएम्बल पढ़ा, शेड्यूल्स पढ़ा, आज हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे वो है यूनियन इट्स टेरिटरी। यूनियन इट्स टेरिटरी की जब हम बात करते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो आपको पता है कि ये किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे टोटल कितने पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में 22, टोटल 22 पार्ट है। टोटल आर्टिकल्स कितने हैं 395, शेड्यूल्स कितने हैं 12। तो जब हम यूनियन एंड टेरिटरी की बात करते हैं, इट कम्स अंडर द पार्ट 1। पार्ट 1 जो आर्टिकल्स जो कवर करता है, ये आर्टिकल्स फ्रॉम 1 to 4। अब ये जो आर्टिकल 1 to 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 2 and 3 क्या कहता है, आर्टिकल 4 क्या कहता है। और जब हम कई नए स्टेट्स बनाते हैं या कोई स्टेट्स का अल्टर करते हैं बाउंड्रीज को, या नया नाम चेंज करते हैं, जैसे आपको पता है किसी भी स्टेट्स का नाम चेंज हुआ, जैसे उड़ीसा का नाम उड़ीसा पड़ा, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पास होगा। ये सब प्रोसीजर से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। इसमें पार्लियामेंट का क्या रोल रहेगा, स्टेट लेजिस्लेचर का क्या रोल रहेगा, फिर पार्लियामेंट बिल कैसा लाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाएगी या नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल की तरफ पास किया जाएगा। तो ये सारे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम यूनियन इट्स टेरिटरी पढ़ते हैं। एंड कम्स अंडर द पार्ट 1 एंड आर्टिकल 1 to 4। जब हम यूनियन इट्स टेरिटरी की बात करते हैं अंडर आर्टिकल 1, जब आप आर्टिकल 1 पढ़ते हैं तो इसका दो मतलब होता है, एक तो नेम एंड सेकेंड नेचर ऑफ पॉलिटी। नेचर ऑफ पॉलिटी, जब हम नेम की बात करते हैं तो आपको पता है कि संविधान में लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिस्कशन हुआ कि नाम क्या होना चाहिए, बहुत सारे नाम का प्रोविजन रखा गया, ये नाम होना चाहिए हमारे कंट्री का, हमारे देश का भारत, तो किसी ने कहा इंडिया, किसी ने कहा कि हिंदुस्तान होना चाहिए, लेकिन लास्ट में जो फाइनल डिसीजन लिया गया कि इंडिया दैट इज भारत। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो इंडियन जो नाम था इंडिया, वहाँ पे बोला गया कि ये ब्रिटिश के द्वारा दिया गया नेम है, हमारा जो कल्चर, हमारा जो एक तरीके से डाइवर्सिफाई नेचर है उस हिसाब से भारत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो लास्ट में जो डिसीजन निकला इंडिया दैट इज भारत, और ये चीज़ बताया गया आर्टिकल 1। तो जब भी हम आर्टिकल 1 की बात करते हैं तो वो दो चीज़ का हमारा जानकारी देता है, एक तो नेम और दूसरा नेचर ऑफ पॉलिटी। नेचर ऑफ पॉलिटी का मतलब कि ये कैसा है, यूनियन है स्टेट्स के बीच में या कोई एग्रीमेंट है, कोई फेडरेशन है, किस तरीके का हम पॉलिटी की बात करते हैं। तो मैंने शुरुआती दौर में कहा कि पॉलिटी का मतलब होता है राज व्यवस्था की हम बात करते हैं, द नेचर, द सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो दिस कम्स अंडर द आर्टिकल 1। जब हम आर्टिकल 1 की और बात करते हैं, जब आगे बढ़िएगा, आर्टिकल 1 क्लॉज 3 ये क्या कहता है, ये 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करता है। तो ये सब बेसिक नॉलेज है जो आपको रखना है, तो ये सब नॉलेज आप रखिएगा तो बहुत इजीली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 1 क्लॉज 3, इट कंप्राइजेस ऑफ टेरिटरी ऑफ द स्टेट, टेरिटरी ऑफ द स्टेट। दूसरा यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। और थर्ड प्रोविजन ये कह रहा है, थर्ड ये इस चीज को एक्सप्लेन करता है, टेरिटरी जो फ्यूचर में हम जिसे एक्वायर कर सके। तो 3 तरीके की बात की गई है, टेरिटरी ऑफ द स्टेट,
यूनियन टेरिटरी एंड द टेरिटरी इन फ्यूचर विच कैन बी एक्वायर, आने वाले भविष्य में हम किसी भी टेरिटरी को, किसी भी लैंड को हम एक्वायर कर सके। तो ये तीनों जो कंडीशन है ये क्लॉज 3 अंडर आर्टिकल 1 में एक्सप्लेन किया गया है। तो अगेन आई एम सेइंग आर्टिकल 1 एक्सप्लेन द नेम ऑफ द कंट्री, जहां पे इंडिया दैट इज भारत, और दूसरा पॉलिटी के बारे में बताया गया। तो टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड टेरिटरी इन फ्यूचर विच वी एक्वायर। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल 1 क्लॉज 3। अब देखिएगा एक आर्टिकल बड़ा फेमस रहता है, दिस आर्टिकल 2 एंड 3, आर्टिकल 2 एंड 3। जब आर्टिकल 2 एंड 3 की हम बात करते हैं तो आर्टिकल 2 क्या कहता है, हम ऐसा, आपको कोई स्टेट बनाना है, कोई ऐसा स्टेट जो पहले से एक तरीके से वो फॉर्मेशन में ना हो, नया स्टेट बनाना। ऐसा नहीं कि किसी स्टेट से हम कर्व कर रहे हैं या कोई नए स्टेट से पॉइंट आउट करके या अल्टर करके हम नया स्टेट बना रहे हैं। तो जब हम नया स्टेट बनाते हैं, जब वो पहले से वो फॉर्मेशन में नहीं है, तब हम आर्टिकल 2 का यूज़ करते हैं। और आर्टिकल 3 का हम यूज़ तब करते हैं जैसे हमें नया स्टेट बनाना है, जैसे आंध्र प्रदेश से हमने तेलंगाना बनाया, तब हम आर्टिकल 3 का यूज़ करते हैं। हम बिहार से झारखंड बनाया, तब हम आर्टिकल 3 करते कि जैसे हम बिहार से कर्व आउट किए झारखंड, हमने तेलंगाना कर्व आउट किया कहाँ से, आंध्र प्रदेश से, तब तो पहले से कोई स्टेट फॉर्मेशन में था, उसको हम अल्टर किए, उसके बाउंड्रीज को रीस्ट्रक्चर किए और हम नया स्टेट बनाए, तब हम आर्टिकल 3 का यूज करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 2, ऐसे स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं जो पहले से हमारा उसका अस्तित्व ना हो, कोई उसका कोई पहचान ना हो, हम नया फॉर्मेशन ऑफ स्टेट करते हैं, तब हम आर्टिकल 2 का यूज करते हैं। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट। तो आर्टिकल 2 एक्सप्लेन द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स which are not part of the union, which are not part of the union. Again I am repeating, establishment and admission of new states which are not part of the union. लेकिन जब हम 3 का बात कर रहे हैं तो हम वैसे स्टेट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं जो पहले से पार्ट था, उसमें से नया स्टेट बना रहे हैं। तो दीज ऑल आर द बेसिक कंसेप्ट व्हेन वी टॉक अबाउट। तो ये सब सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको आर्टिकल 2 हो, आर्टिकल 3 हो, इस चीज़ की हम बारे में बात करते हैं। और ये सारा आर्टिकल 3 किस चीज़ को लेकर है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स को लेकर। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं, वहां पे भी हम कुछ समझेंगे, क्वेश्चन से कुछ पॉइंट से इंपॉर्टेंट निकल के आएगा, वो चीज समझेंगे। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज ग्रुप ऑफ स्टेट्स, गलत, फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स, गलत, कॉन्फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स, गलत, यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ये सही है, क्योंकि ये आर्टिकल 1 में एक्सप्लेन किया गया है कि भारत का स्टेट्स के साथ, अगर यूनियन का किसी भी स्टेट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, कहने का मतलब अगर आप अमेरिका का एग्जांपल दीजिएगा तो अमेरिका का स्टेट्स, जो अमेरिका का यूनियन है उसके साथ, स्टेट के साथ एग्रीमेंट है, वो जब चाहे तो वहाँ से बाहर हो सकता है, जब चाहे तो उसके साथ वो एग्रीमेंट कर साइन कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहार स्टेट हो, बिहार जब चाहे बोले कि हम एक सेपरेट कंट्री बनना चाहते हैं, हम यूनियन में नहीं रहना चाहते, तो इट मीन्स दैट देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। तो इसीलिए हम यूनियन ऑफ द स्टेट्स बोलते हैं, ना दी फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द constitution, article 1 of the Indian constitution, India is the union of states. It means that there is no agreement between the states and the union. मतलब स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं है कि वो वहां से सीट कर सके, बाहर निकल सके। तो दिस इज नोन एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। सेकेंड, अगर हम देखें, इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू क्रिएट ए स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल, देखिए बोल रहा है क्या, क्रिएट ए न्यू स्टेट। तो क्रिएट ए न्यू स्टेट अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empower the parliament to form a new state by separation of territory from any states। तो ये चीज है, ये सब बेसिक पॉइंट्स है जो आपको याद रखना। मूविंग फॉरवर्ड, which of the following is the empowered to alter the boundaries? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट्स को अल्टर कर सके, नया स्टेट बना सके, किसी भी स्टेट में कुछ भी चेंजेस कर सके, ना कि उस पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर को। इसके पास पावर है तो पार्लियामेंट के पावर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
empowered to alter the boundaries of state। अगर किसी भी स्टेट का बाउंड्रीज को अल्टर करना है, चेंज करना है, कोई नया नाम रखना है या नाम को चेंज करना, तो ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट हैज द सुप्रीम पावर रिगार्डिंग दिस द क्रिएशन, अल्टर, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स। Which of the following the executive power to the admit a state in the union or establish a new state? Again the same, parliament। पार्लियामेंट के पास ही पावर है, ये याद रखिएगा। पावर टू इंक्लूड और एडमिट एनी स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया, अगेन किसके पास पावर है? पार्लियामेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट इन द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स? तो ये देखिए नॉट करेक्ट पूछ रहा है, कौन सा गलत है? पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म ए न्यू स्टेट, ये सही है। Such a law contain provision for the amendment of the first schedule and the fourth schedule of the constitution। कहने का मतलब अगर हम कोई नया स्टेट बनाते हैं या कोई स्टेट को अल्टर करते हैं, उसके बाउंड्रीज को चेंज करते हैं, या हम क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स करते हैं, तो हमें कहाँ कहाँ पे अमेंडमेंट करना होगा? तो हमने कल पढ़ा था शेड्यूल 1 क्या कहता है? द नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। तो अगर हम कोई नया स्टेट्स बनाते हैं, बाउंड्रीज चेंज करते हैं, तो हमें शेड्यूल 1 में भी चेंजेस करना पड़ेगा, इसको भी अमेंड करना होगा। नेक्स्ट शेड्यूल 4 क्या कहता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो अगर हम कोई नया स्टेट्स बनाते हैं, अगर हम बिहार से और कोई नया स्टेट्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिथिलांचल एक नया स्टेट्स बनाते हैं, तो हमें शेड्यूल 1 में भी चेंज करना होगा, वहाँ पे जाके अमेंड करना होगा कि एक नया स्टेट्स बनता है, उसका ये नाम है। दूसरा, हमें शेड्यूल 4 में भी चेंज करना होगा, क्योंकि राज्यसभा के सीट्स इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स, तो हमें शेड्यूल 4 में भी अमेंडमेंट करना होगा। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन। तो ये दो जगह पे भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये, तो ये भी पॉइंट सही है। सच ए लॉ डीम टू बी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368, ये गलत है और ये तो सही है। कहने का मतलब अगर हमें किसी भी चीज को अल्टर करना है, स्टेट को, उसके बाउंड्रीज को भी चेंज करना है, तो ये जो प्रोसीजर होगा वो एक नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू, जैसे ऑर्डिनरी बिल के थ्रू पास होगा, ऑर्डिनरी बिल के थ्रू पास होगा, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अंडर आर्टिकल 368। कहने का मतलब अगर हमें झारखंड नया स्टेट बनाना है, झारखंड स्टेट अगर हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें प्रेसिडेंट से परमिशन लेना होगा। मानकर चलिए आप एक बिल लाते हैं, आप एक बिल लेकर आते हैं, आप बिहार से नया स्टेट फॉर्म करना चाहते हैं झारखंड, ओके? तो आप क्या कीजिएगा? एक बिल लेकर आए, एक बिल लेकर इंट्रोड्यूस लेकर आए। अब ये बिल लाने से पहले आपको परमिशन लेना होगा, किससे? प्रेसिडेंट से, कि हम एक बिल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं पार्लियामेंट से। अब ये बिल को पर्टिकुलर जो स्टेट लेजिस्लेचर है बिहार, प्रेसिडेंट वहां पे भेजेंगे सजेशन के लिए कि ऐसा एक बिल आना, पार्लियामेंट में ऐसा एक बिल लाया जा रहा, आप इसको लेकर क्या सजेशन करना देना चाहते हैं। और वो सजेशन नॉट बी मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट एंड द पार्लियामेंट, वो एक स्पेसिफिक टाइम में सजेशन मांगा जाएगा कि आप अपने एक्सप्रेशंस, अपने सजेशन दीजिए रिगार्डिंग दिस बिल। अगर वो सजेशन सही टाइम पे, जो स्पेसिफिक टाइम है उस पर दे दिया जाता है। अब पार्लियामेंट के अपना डिस्क्रिशनरी पावर है, प्रेसिडेंट का अपना डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो सजेशन को माने या ना माने। अब ये एक फॉर्मेलिटी है, वो फॉर्मेलिटी पूरा कर लिया गया फ्रॉम द प्रेसिडेंट साइड, फ्रॉम द बिहार स्टेट लेजिस्लेचर, और फिर ये बिल इंट्रोड्यूस होता है इन द बोथ हाउसेस, पार्लियामेंट के हाउसेस में इंट्रोड्यूस होता है। और ये जो बिल पास होगा वो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। और दिस बिल इज ए ऑर्डिनरी बिल, अगेन आई एम सेइंग ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल। एंड लास्ट प्रेसिडेंट गिव टू असेंट टू द, प्रेसिडेंट गिव असेंट टू द बिल। जब प्रेसिडेंट असेंट कर देते हैं बिल को तो एक नया स्टेट बन जाता है झारखंड। तो ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, एक बिल लाया जाता है विद द प्रायर परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट उस चीज़ को लेकर स्पेसिफिक जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ से वो उनसे रिव्यू मांगते हैं, उनसे सजेशंस मांगा जाता है इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अगर मान लीजिए यही यूनियन टेरिटरी रहता तब आप स्टेट लेजिस्लेचर या पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी के से किसी से सजेशन नहीं मांगा जाते,
नॉर्मली बिल परमिशन के साथ इंट्रोड्यूस होता पार्लियामेंट में और बिल सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता और जैसे बिल पास हो जाता वो एक्ट बन जाता। तो दिस इज द नॉर्मल प्रोसीजर फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो यही चीज है, देखिए क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्टेट रिक्वायर्स है मेजोरिटी, जो मैंने अभी कहा सिंपल। A bill for the purpose of creating a new state in India must be passed by a simple majority in the parliament and ratification। मैंने गलत है, कोई रेटिफिकेशन, जब सिंपल मेजोरिटी से पास हो रहा है यहाँ कोई रेटिफिकेशन नहीं चाहिए। सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट सही है, 2/3 मेजोरिटी, तो आंसर विल बी बी। द कंसेंट ऑफ dash is required for the alternating its boundaries according to the constitutional provision। state legislature under house, state is not। तो हमने बताया था कि स्टेट का कंसेंट जरूरी नहीं है, स्टेट से सिर्फ एक सजेशन एक मांगा जाता, एक्सप्रेशन मांगा जाता, और वो सजेशन मैंडेटरी नहीं होता पार्लियामेंट के ऊपर और प्रेसिडेंट के ऊपर। मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो नहीं मानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए constitutional provision for the formation of new states? Increase the area of any state, diminish the area of any state, alter the name of any state, state may include a union territory। The answer will be D। Which of the following is not possible by a law of parliament under article 3 of the constitution? Which of the following is not possible by a law of parliament under article 3 of the constitution? Formation of new states, alteration areas of states, alteration of boundaries of states, admission of new states। मैंने बताया था आर्टिकल जो बात किया गया 2 के अंदर है, फॉर द एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज, स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपने पढ़ा होगा 1956 में, उस समय 14 स्टेट्स थे और 14 स्टेट्स थे और 6 यूटीज थी। आंसर विल बी ए, 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज। The number of Indian state after the formation of Telangana 28। Which of the following is not a, ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है, चेंज होते रहता है, नॉट ए यूनियन टेरिटरी, तो गोवा। दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरी। By which constitutional amendment दिल्ली was given a status of capital? रीजन 69, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 69th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नेशनल कैपिटल रीजन दिया गया था। Which of the following statement is incorrect? Go attend the full statehood। ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना। सिक्किम बिकम द स्टेट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 35 अमेंडमेंट एक्ट। फिर देखते हैं, एक सेपरेट वनांचल स्टेट कर्व आउट फ्रॉम द बिहार कैन बी मेड पॉसिबल। ए सेपरेट वनांचल एक स्टेट कर्व आउट बिहार कैन बी मेड पॉसिबल बाय पासिंग द लेजिस्लेशन इन द स्टेट असेंबली, गलत। पासिंग द ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर, गलत। कंप्लीटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटीज, गलत। नन ऑफ दिस। तो मैंने बताया था कि कैसे स्टेट बिल, कैसे अगर नया स्टेट बनता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। बिल विल इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट और फिर स्टेट लेजिस्लेचर से सजेशन मांगा जाता। उत्तराखंड स्टेट वाज क्रिएटेड द ईयर 2000, झारखंड 2000। दिस ऑल आर द बेसिक क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा नहीं कुछ है। आइडेंटिफाई द क्रोनिकल एज, ये भी आपको पता है, 1324। 1953 में आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट जो लिंग्विस्टिक पे बना था, लिंग्विस्टिक पे सेपरेशन हुआ था। तो लैंग्वेज के बेस्ड पे जो पहला स्टेट बना था वो आंध्र प्रदेश। तेलुगु स्पीकिंग स्टेट के लिए अलग दिया गया था एंड द तमिल स्पीकिंग के लिए अलग दिया गया था। फॉर द 1953 में आंध्र प्रदेश बना था। नागालैंड, दिस ऑल आर द बेसिक क्वेश्चन, इसमें नहीं है, सब बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन प्लीज आप इस सारे क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर को लगाइए। एंड द यूनियन एंड टेरिटरीज अंडर आर्टिकल 1 to 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया वाज फॉर्म इन द 1948, इसका गलत आंसर था जिसको लेकर आयोग ने वो किया। These all are the basic question what we have discussed. Which is the first ever state constituted on the linguistic? मैंने भी आपको बताया था आंध्र प्रदेश 1953 में। The state were reorganized on the basis of language in 1956, जो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा। आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन विच ईयर द इंडियन स्टेट्स रिओर्गेनाइजेशन ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस? 1956। तो लैंग्वेज को उन्होंने माना कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन बन सकता फॉर द सेपरेशन ऑफ द स्टेट्स, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट।
लेकिन साथ में उन्होंने बोल दिया था वन लैंग्वेज वन स्टेट इज नॉट द पॉसिबल वे। तो कहने का मतलब लैंग्वेज को तो एक बेसिस माना, लैंग्वेज को एक बेसिस माना गया थ्रू द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, लेकिन वन लैंग्वेज एंड वन स्टेट को उन्होंने सीधे सीधे नकार दिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फैजल अली, जो आपने पढ़ा होगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। Which of the following is first state India form on the basis of language? Again Andhra Pradesh 1953। ये सब बेसिक क्वेश्चन एक ही बार रिपीट किया हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनियन एंड टेरिटरीज अंडर आर्टिकल 1 to 4। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 2 and 3 क्या कहता है, आर्टिकल 4 क्या कहता है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन व्हाट वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग। तो आर्टिकल 1 आपको नेम बता रहा है, पॉलिटी बता रहा, आर्टिकल 2 and 3 मैंने बताया, और आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर हम कोई सा भी स्टेट के लिए बिल लाते हैं, बेसिकली फॉर्मेशन और क्रिएशन ऑफ द न्यू states under the article and 2, 3 which are come under the simple bill, सिंपल ऑर्डिनरी बिल, ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की तरह इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल 1 to 4। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।